तो कैटालेप्सी जरूर याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? सडन फ्लेक्सिबल लाइक वैक्स रहेगा। कैसा रहेगा? टाइम जगा हुआ नहीं। तो ये वर्ड याद रह जाएंगे, कैटालेप्सी एंड प्लेक्सी। तो नार्कोलेप्सी होल्ड हर हेड ए फ्यू सेंटीमीटर अबव द बेड, अबव द बेड। और पिल्लो लगाया हुआ है तो भी पिल्लो से गर्दन और ऊंची रखेगा। इट्स ए सिम्टम ऑफ कैटाटोनिया। और ये कई घंटों तक पेशेंट इस पोजीशन को मेंटेन रख सकता है। तो साइकोलॉजिकल पिल्लो ये पोस्चरिंग का एग्जांपल है। और यहाँ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चरिंग में क्या डिफरेंस है बेटा, बताना। कोई कौन बताएगा? तुम बताओ। हाँ तुम बता दो। नहीं बताओगे? अरे भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चरिंग? अभी तुम्हें दोनों बता दिया। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में भी एक पोजीशन मेंटेन कर रही है, इसमें भी गर्दन ऊंची रख रही है, मतलब कोई पोजीशन ले रही है। तो फर्क क्या है दोनों में? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में पेशेंट अपने आप पोजीशन नहीं लेता, कोई एग्जामिनर, थेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर उसको अगर कुछ पोजीशन ले दिलवाई वो मेंटेन करेगा। जैसे तुमने बीपी लेने के लिए हाथ यूं किया, उसके बाद बीपी लेके चले गए, उसके बावजूद वो हाथ यूं रख रहा है, ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है। पोस्चरिंग में पेशेंट अपने आप पोजीशन लेता है, पोस्चरिंग में पेशेंट अपने आप ये वाली पोजीशन मेंटेन करके रखेगा। साइकोलॉजिकल पिल्लो। तो साइकोलॉजिकल पिल्लो किसका एग्जाम्पल हुआ? पोस्चरिंग का एग्जाम्पल है। साइकोलॉजिकल पिल्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्चरिंग। कौन खांस रहा भाई? हम्म, ये क्या नाम था? ये कौन है? कोई नहीं है? ठीक है, हो गया लिख के? अरे हो गया? हाँ कि ना? हो गया? हम्म, क्या दिख नहीं रहा? ऐसे क्या आंधी है क्या? क्या नहीं दिख रहा बता? चश्मा नहीं लाई? तो अब इसका तो क्या कर सकते? कोई चश्मा का तो कोई सोल्यूशन नहीं है इधर। ओ, ओ क्या होता है? हम्म, हम्म, दो, तीन? कैसे है दो? एक आए नहीं है? अरे एक क्यों नहीं है? एक क्यों नहीं है भाई? हाँ जे बात। पोजीशन यहाँ तुम लोग बीपी लेके गए और उसके बाद पेशेंट कैसा रख रहा है हाथ? हाथ यूं ही रख रहा है, तो ये क्या हुआ? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हुआ। पोस्चरिंग में अपने आप लेगा। कैटाप्लेक्सी क्या है? सडन लॉस ऑफ मसल टोन सीन इन नार्कोलेप्सी। निहिलिस्टिक डिल्यूजन का मतलब होता है डिल्यूजन ऑफ नेगेशन, जिसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा है, सबके सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचा। ये क्या है? निहिलिस्टिक डिल्यूजन है, दुनिया खत्म होने वाली है, कोई नहीं बचेगा, सब मर गए या मारे जाओगे। ये डिल्यूजन कैसा है? प्री में आया था नेगेशन, डिल्यूजन ऑफ नेगेशन, ऐसा कुछ था क्या? नहीं था क्या? मैंने तो सुना ऐसा था। डिल्यूजन ऑफ नेगेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ नेगेशन। नथिंग इज इन एग्जिस्टेंस, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एंड। दुनिया खत्म होने वाली है या हो गई है, सबके सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा, ऐसे अगर विचार आ रहे हो, ये निहिलिस्टिक डिल्यूजन है। क्या है? निहिलिस्टिक डिल्यूजन। और ये मेनली डिप्रेशन में देखने को मिलता है। इसका मीनिंग अभी मत लिखो, आगे आएगा, लिखवा दूंगा। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी में आता है मैनरिज्म। मैनरिज्म क्या है? मैनरिज्म स्टीरियोटाइप मूवमेंट कहला सकता है। यहाँ पेशेंट विद और विदाउट पर्पस बार बार एक्टिविटी रिपीट करेगा। लाइक मैनरिज्म को हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं हैबिट। क्या है? हैबिट। हैबिट का जैसे आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, धोनी। धोनी क्रिकेट तो सब देखते हो। महेंद्र सिंह धोनी हर बॉल को खेलने के बाद अपना ग्लव्स खोलता है, वापस बंद करता है, फिर खेला, फिर ग्लव्स खोला, बंद करा। तो ये पर्पसफुल भी हो सकता है ग्लव्स लूज होता हो, या फिर बस उसकी हैबिट हो गई कि हर बॉल के बाद टाइट करना। कुछ लोग बात करते करते बार बार सर में खास करते हैं, स्क्रैचिंग ऑफ हेड करते हैं, या फिर बात करते करते बार बार बीच बीच में यूं करते हैं, यू नो। हाँ, ये क्या है? ये अलग है, वो अलग है। तो तुम लोग कर रहे हो वो अलग है, वो टिक्स आ जाएगा। वो क्या है? टिक्स है। ये मैनरिज्म इज जस्ट एन हैबिट। टिक्स देखो, इनवॉलेंटरी ट्विचिंग और मूवमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, जिसमें सर्जिंग ऑफ शोल्डर है, कई लोग कंधा यूं हिलाते रहते हैं, या ब्लिंकिंग ऑफ आईज, लगातार आंखें पलकें झपकाते हैं बहुत रैपिडली बार बार, या फिर बात करते करते क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट इन बिटवीन टॉक्स। हाँ ये कई लोग, और कई लोग नाक में कुछ नहीं है फिर भी बार बार दिन भर यूं ही करते हैं, जबकि एक्चुअल में नाक में कुछ नहीं है, सुबह सर करते हैं। हाँ ये टिक्स है, वो ये टिक्स है, हैबिट हो गई, आदत लगी है, और ये बहुत मुश्किल से छूटता है। नाक में कुछ नहीं, पूरे दिन हर हर 2 मिनट में कोई नहीं, हो जाता है ये। तो याद रखना, मैनरिज्म इज जस्ट एन हैबिट,
टिक्स स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, जिसके कारण ये एक्टिविटी होती है, लाइक सर्चिंग ऑफ शोल्डर, क्लियरिंग ऑफ थ्रॉट इन बिटवीन टॉक्स, स्नीपिंग बोलते हैं इसको, नेजल स्नीपिंग। पहलवान सो मत भाई, कल भी सो रहा था, आज भी सो रहा है। ओ पहलवान खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, मोटू गोलू मोलू खड़े हो जाओ, थोड़ी देर खड़े रहो, 2 मिनट। क्या बोला अभी मैंने, लास्ट एक्शन क्या किया था बताओ? कंधा कहाँ हिलाया मैंने? तो सुल सुल किया था, ऐसे किया था। क्या बात कर, कंधा हिलाया तो आधा घंटा हो गया, मतलब आधे घंटे सो रहे हो? ऐसे ना करो भाई। हैं? ओए, ताली बाज। और क्या इतनी देर कंधा हिला रहे थे? हैं? तो मैनरिज्म इज जस्ट एन हैबिट, इट मे बी पर्पसफुल और मे नॉट बी पर्पसफुल। इट्स लाइक स्क्रैचिंग ऑफ हेड और कूलिंग ऑफ नोज, या फिर धोनी वाला याद रख सकते हो, आईज वाला टिक्स में आएगा। टिक्स स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स मूवमेंट्स, जिसके कारण सर्चिंग ऑफ शोल्डर्स, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, क्लियरिंग ऑफ थ्रोट, ये सब आएगा। टिक्स कैन बी मोटर और टिक्स कैन बी वोकल। टिक्स कैसे होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोटर टिक्स, एक होता है वोकल टिक्स। मोटर टिक्स का मतलब है एक्टिविटी से रिलेटेड, और वोकल टिक्स है यानी हाँ बोलने वाला, गला क्लियर करने वाला। दोनों एक साथ करते हैं, कुछ लोगों में दोनों एक साथ होता है, क्लियरिंग ऑफ थ्रोट भी और स्लीपिंग भी। पहले पहले फिर नाक से खींचे, अरे भाई। तो ये कॉम्बिनेशन में हो सकता है? है कोई ऐसा? है तो वो डेमो दे दे इधर आके। अरे यार ऐसे मत करो तुम। अब हो गया भाई। चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नेक्स्ट आता है वर्बिजेशन। वर्बिजेशन को हम स्टीरियोटाइप स्पीच बोल सकते हैं। सुन लो सुन लो सुन लो, वैसे दिमाग में बात जाती नहीं तुम्हारे, और गुरगुर करोगे तो नहीं जाएगी। यहाँ सेंसलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड और सेंटेंस अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर एंड ऑफ स्टिमुलाई। जैसे पेशेंट से जाके पूछा, भैया आपका नाम क्या है? पेशेंट ने आंसर दे दिया रामलाल, उसके बाद आप वहां से चले गए हो, कोई नहीं पूछ रहा, उससे कुछ नहीं पूछ रहा, फिर भी वो रामलाल 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 बोले जा रहा है। यानी कि एक बार स्टिमुलाई आया, उसके रेस्पॉन्स में वो लगातार विदाउट स्टिमुलाई भी रेस्पॉन्ड करता रहेगा। ये क्या कहलाएगा? वर्बिजेशन कहलाएगा। लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। एग्जाम्पल लिखे। क्वेश्चन पूछा पेशेंट से, क्वेश्चन टू पेशेंट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम? पेशेंट का आंसर क्या आया? रामलाल। नाउ नो क्वेश्चन, नो, नाउ नो फर्दर क्वेश्चंस, यानी नो फर्दर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? एंड ऑफ स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई एंड हो गया ना, एंड ऑफ स्टिमुलाई, स्टिल पेशेंट रिपीट रामलाल रामलाल। अब तुम्हारी इच्छा है कितनी बार लिख सकते हो? हाँ ये तुमको बहुत बार कर सकते हो तुम, है ना? तो सिंपल सा है, वर्बिजेशन का मतलब है पेशेंट से एक बार कुछ पूछा, उसका रेस्पॉन्स पेशेंट ने दिया, उसके बाद स्टिमुलाई एंड हो गया, उसके बावजूद पेशेंट प्रीवियस स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स को बार 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 रिपीट करेगा, इसको हम वर्बिजेशन कहेंगे। दूसरा होता है हाँ है, हाँ ये भी मैनरिज्म है। मैनरिज्म वही एक ही बात होगी, सर खुजाओ या बार बार अपने बालों से यूं, ये भी मैनरिज्म है। उसके बाल बहुत सुंदर है इसलिए वो बार बार बालों पे यूं यूं। हम्म, कौन? ठीक है। फिर आता है पहली ले लिया। पहली ले लिया का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस। आज नाश्ते में क्या खाया बेटा? तुम्हें क्या खाया है? नाश्ते में? वो तो लंच में था। उपमा। आज ठीक, बैठ जाओ। अब पेशेंट से पूछा आज नाश्ते में क्या खाया? पेशेंट ने बताया आज नाश्ते में उपमा खाया 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 खाया। पेशेंट से पूछा क्या खाया आज नाश्ते में? मैंने आज नाश्ते में मैगी खाई 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 खाई, ऐसे। ये जो क्यों होता है वैसे वाला, एक सेंटेंस के लास्ट फ्यू वर्ड को अगर बार बार रिपीट करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पहली ले लिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहली ले लिया। यही यहाँ बदतमीज रामलाल बदतमीजी पे उतर आया, गालियां देगा, बार बार गाली वाले वर्ड देगा। एग्जाम्पल तुम अपने मन में सोच सकते हो। हाँ इधर कान में बताओ। प्रॉपर ले लिया का मतलब है रिपीटेशन ऑफ, हाँ ये कोई नहीं भूलेगा, ये सबको भी याद रहेगा, रिपीटेशन ऑफ बैड और ऑब्सेंस वर्ड, यानी कि गाली सूचक वर्डों का इस्तेमाल बार बार करेगा, लगातार गालियों वाले शब्द दिन भर बोलता रहेगा। एग्जाम्पल मन में लिखना, कॉपी में मत लिखना। अरे बेटा हटा ले, सो जाएगी, ऐसे काहे करते हो? अरे लिख लो। लिख लिया?
ठीक है, तो तीनों वर्ड याद रह जाएंगे। वर्बिफिकेशन का मतलब है एक बार स्टिमुलाई आया उसके रेस्पॉन्स को बार बार रिपीट करेगा विदाउट एनी स्टिमुलाई। पहले ले लिया सेंटेंस के लास्ट वर्ड को रिपीट करता रहेगा। वही कॉप्रो ले लिया गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल करेगा। फिर आता है इमिटेटिव एक्टिविटी। इमिटेट करेगा, इमिटेट का मतलब कॉपी करना, दूसरे की नकल करना, नकलची। इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। इको ले लिया का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ हार्ड वर्ड्स, यानी कि सुने हुए वर्डों को बार बार रिपीट करेगा। पेशेंट से पूछा जाके आपका नाम क्या है, पेशेंट भी वापस पूछेगा आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाया, क्या खाया। ये क्या है, इको ले लिया। इको यानी रिपीटेशन होता है। इको जैसे वो माइक टेस्टिंग में हलो 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 ऐसा होता है, वैसे वाला इको हो रहा है सब। यहाँ वर्ड का रिपीटेशन होगा और ये क्या लेगा, दूसरे के वर्ड लेगा, सुने हुए वर्ड लेगा। तो ऐसा कौन करता है, तोता। तोता जो पीछे पीछे बोले है, तोता जो तुम बोलो वैसा बोले। तो पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स बाय इमिटेशन, बाय इमिटेशन। और इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। तो तोते जैसे दूसरे के शब्दों को, सुने हुए शब्दों को कॉपी करना इको ले लिया कहलाएगा। तो बनो तोता बनो। नहीं बनोगे, चलो। इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया में एक्टिविटी कॉपी करेगा। क्या करेगा, एक्टिविटी, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एक्ट है। और ऐसे एक्टिविटी कॉपी कौन करता है, हाँ बंदर। बंदरिया भी करती है, हाँ बंदर नाराज हो जाएगा अकेले। बंदरिया भी करती है। तो मंकी लाइक कॉपिंग द एक्शन ऑफ अदर, मंकी लाइक कॉपिंग द एक्शन ऑफ अदर्स। बंदर जैसे दूसरे की एक्टिविटी को कॉपी करना। पेशेंट के पास जाके तुम जैसे जाके यूं खड़े हुए, पेशेंट भी तुरंत ऐसा सेम पोजीशन ले लेगा। तो तुमने यूं किया तो पेशेंट भी सेम टू सेम एक्शन को रिपीट करेगा। वो क्या कहलाएगा, इकोप्रेक्सिया कहलाएगा। पेशेंट के पास जाके तुमने किया हम्म, हम्म, तो ये सारा चीजें क्या है, इमिटेटिव एक्टिविटी है। क्या है ये, इमिटेटिव एक्टिविटीज। इमिटेट करना मतलब दूसरे की कॉपी करना। क्या करना है, कॉपी। ठीक बात है भाई। अरे काहे इतना मुस्कुरा रही हो, मन बंद रहा हुआ भाई, कोई दिक्कत है। अरे तुमको कह रहे हैं हम, अरे मैं ऐसे स्टडीज में थोड़ी है मेरा, इधर उधर क्या झांक रहे हो। तुम दोनों आपस में सुसर करके फिर हंस रहे हो, क्या दिक्कत आई। अरे मेरी आंखें सीधी है ना, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है मैं किधर देख रहा हूँ, सीधी है। हाँ सीधी है, मैं रोज दिन में 10 बार देखता हूँ शीशे में। बिल्कुल सीधी है भाई। चलो ठीक है, तो इको ले लिया। इको प्रेक्षया पे क्वेश्चन आता है भाई, याद करना है। और बहुत ही सिंपल है, इको ले लिया दूसरे के वर्ड को रिपीट करना, इको प्रेक्षया दूसरे की एक्टिविटीज को कॉपी करना। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने एक और आ गया है। इको ले लिया में तुमने पेशेंट के पास जाके गाना गाया ला 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 ला, वही पेशेंट ने सेम तुरंत उसके बाद तुमने वापस दीवार के पास जाके ऐसी पोजीशन ले ली, पेशेंट ने भी तुरंत सेम टू सेम पोजीशन ले ली। तो ये क्या है, एक्टिविटी को कॉपी कर दिया, उधर स्पीच को कॉपी कर दिया। ये इको ले लिया, इकोप्रेक्सिया है। अब तुम फोटो बनाओ तो बनाओ, फोटो लो तो लो, और जो करना है करो। ठीक है, इसके अलावा एक डिसऑर्डर है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म को हम गेगाल्टन बोलते हैं। नेगेटिविज्म वर्ड से क्या समझ रहे हो, कि हर चीज का विरोध करेगा। नेगेटिविज्म का मतलब है अपोज, विरोध करेगा, हर चीज का विरोध करेगा। रामलाल जीप दिखाओ, रामलाल जीप दिखाओ, आ करो जीप दिखाओ। रामलाल भाई साहब जीप क्या दिखाए, मुंह पे हाथ रख लेगा, जीप बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो ये नेगेटिविज्म है। पेशेंट अवेयर ऑफ स्टिमुलाई बट ही ट्राई टू अपोज, ही ट्राई टू अपोज द स्टिमुलाई। जो भी कमांड दोगे, स्टिमुलाई दोगे, उसका विरोध ही करेगा। ये नेगेटिविज्म कहलाता है। इसको गेगाल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेगाल्टन। ये रामलाल इसलिए जीप तुमको नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको डर है, जैसे ही उसने जीप बाहर निकाली तुम उसकी जीप तलवार से काट दोगे कहीं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है उसको, क्या है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। जैसे ही जीप निकाली कहीं काट ना दे, है इसलिए बंदी रखना ठीक है, इसलिए जीप पे कंट्रोल रखो। सुसाइड है ये, सू करके साइड में हो जाना सुसाइड कहलाता है। सू करके साइड का मतलब होता है एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ, एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ, खुद को मार लेना, नुकसान पहुंचाना, क्या है, सुसाइड। ऐसा ही एक वर्ड होता है सुसाइड जैसा, वो क्या है, वो होमिसाइड है। यहाँ क्या है, हाँ जंग लगी, तलवार घुसा दी और टिटनेस से मर गया। किससे मरा, तलवार से नहीं मरा, टिटनेस से। तो ये क्या है कि एक ह्यूमन का द्वारा दूसरे ह्यूमन को मारना, क्या कहलाता है, होमिसाइड। एक्ट ऑफ किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग वन ह्यूमन बाय अनदर, वन ह्यूमन बाय अनदर। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस क्या है ये, वायलेंस क्या है, किसी को फिजिकली हार्म और नुकसान पहुंचाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है, वायलेंस कहलाता है। तो बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट और किल समवन। सुसाइड के टाइप पता है तुमको, क्वेश्चन आया था, कौन से एग्जाम में आया था, ईएसआईसी में आया था, ईएसआईसी में आया था, याद है तुमको क्या है, क्वेश्चन नहीं याद नहीं है। अरे आया था अनोमिक, इगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक, फैटलिस्टिक, ये सुसाइड के टाइप्स होते हैं। कि इंसान सुसाइड क्यों करेगा, या तो कोई बिल्कुल अकेला हो गया, सोशल सपोर्ट नहीं है, वो इगोइस्टिक है। या फिर किसी बड़े ग्रुप से जुड़ के अपने समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए शहीद हो जाता है। जैसे टेररिस्ट बन गया और सुसाइड बॉम्बर बन के जाके उड़ा दिया किसी को, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा है और अपने ग्रुप के लिए शहीद हो गया।
क्या कहलाता है? वो शहीदी कहलाता है। तो जाके खुद को मार लिया, वो अल्ट्रुइस्टिक है ना? ऐसे 4 टाइप है, वो आगे लिखा हुआ डिप्रेशन में। तो नेगेटिविज्म, गेगाल्टन, सुसाइड एंड वायलेंस। तो नेगेटिविज्म का सिंपल मतलब याद रखना है कि हर चीज का विरोध करेगा, हर चीज का विरोध, अपोज ऑल स्टिमुलाई और ऑल कमांड इज नोन एज नेगेटिविज्म। सुसाइड इज एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ एंड वायलेंस इज यूज ऑफ फोर्स टू हार्ट और किल समवन, यूज ऑफ फोर्स टू हार्ट और किल समवन। लिख पाए हो? ए ठीक है, ए ही है। क्या कर रहा है? तोते जैसे दूसरे के शब्द को रिपीट करना क्या कहलाएगा? इको ले लिया। बंदर जैसे दूसरे की एक्टिविटी को कॉपी करना, बदतमीजियां करना, कॉपी ले लिया। और वही न्यूरोस्थीनिया का मतलब होता है, क्या होता है? पढ़े हुए बच्चे का है, साइकेट्रिक एक्सपर्ट बच्चे किधर है? गए आज गए कुछ? उनको कॉल करके पूछना पड़ेगा। न्यूरोस्थीनिया का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल फटीग आफ्टर ए वेरी लिटिल एफर्ट। जैसे तुम लोग 5 मिनट पढ़ के वो बहुत थक गई हो आज तो, ठीक है, न्यूरोस्थीनिया है। 5 मिनट थोड़ी सी दिमागी कसरत या फिजिकल कसरत हुई, एक्सरसाइज हुई, एक्टिविटी हुई, वो बहुत थक गया हो आज तो, ये क्या कहलाता है? न्यूरोस्थीनिया। फिजिकल एंड मेंटल फटीग, फिजिकल एंड मेंटल फटीग आफ्टर वेरी लिटिल एफर्ट, आफ्टर वेरी लिटिल एफर्ट, हल्का फुल्का एफर्ट करते ही बहुत ज्यादा थकान का महसूस होना न्यूरोस्थीनिया कहलाता है। जब तुम लोग थक गए होंगे पढ़ के, बेटा सो जाएगी ना ऐसे। हाथ, हाथ नीचे रखो, इधर नहीं रखना है। हाँ, नीचे रख के सो सकते हो। क्या हुआ रे? लाइट जली? मतलब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी आई? ये आर्टिफिशियल रोशनी है बेटा। असली रोशनी नाम की चाहिए ना, तो नौकरी चाहिए पहले, है? ठीक है, गई। हाँ, नौकरी नहीं है ना, आएगी चली जाएगी, रुकेगी नहीं। नौकरी के बाद रुकेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद आता है ऑटोमेटिक ओबीडियंस, जिसको हम मिडगन बोलते हैं। ऑटोमेटिक ओबीडियंस नॉन एज मिडगन। इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिक ओबीडियंस नॉन एज मिडगन, नाम से दिख रहा है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है पता है आपको? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का मतलब है हर कमांड को, हर ऑर्डर को फॉलो करने वाला, हर जो बात कही वो मानेगा। यहाँ ऑटोमेटिक ओबीडियंस है। यहाँ कुछ भी कहो तुरंत हर चीज को फॉलो करेगा। कोई एक चीज करने को कहोगे उससे रिलेटेड सारा कर देगा। एक बार कह दिया ऐसा करना है, रोज रूटीन बना लिया, रोज बिना कहीं कर रहा है। एक बार पेशेंट को बोल दिया था कि वो कचरा पड़ा है उसको उठा लो या उधर साफ कर दो, पूरा रूम साफ कर देगा। और डेली फिक्स कर लिया, डेली झाड़ू पोछे लगा रहा धबाधब, है? या फिर पेशेंट को बोला ये हाथ थोड़ा सा इधर ऊंचा करो, भाई साहब दोनों हाथ ऊंचा कर देगा, पैर भी कर देगा, सब है। तो उससे रिलेटेड सारा पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, क्या बोलेंगे इसको? पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू ऑर्डर। फिर आता है एमबी टेंडेंसी और एमबी वैलेंस। यहां शुद्ध भाषा में देखें, एमबी टेंडेंसी इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शन और एक्टिविटी। वही एमबी वैलेंस इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट। कल बताया था तुमको, कैसे? पड़ोस वाली भाभी है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट्स। तो ये क्या हुआ? एम्बिटेंडेंसी, पेशेंट के पास गए, यानी कि करो या ना करो वाली सिचुएशन है। एम्बिटेंडेंसी मींस डू और नॉट टू डू, करो या ना करो। पेशेंट बोला रामलाल जीभ दिखाओ, फिर रामलाल थोड़ी देर सोचेगा, हल्का सा मुंह खोलेगा, ऐसे कर लेगा, जीभ निकाली और तुरंत सांप की तरफ वापस खींच लिया अंदर। वही डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, काट ना ले कहीं। तो करो या ना करो, डू और नॉट टू डू के बीच का अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो एम्बिटेंडेंसी कहलाएगा। वही अगर थॉट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है तब वो एम्बिवैलेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्बिवैलेंस। इसको अगर दूसरी भाषा में लिखे, एम्बिवैलेंस का एग्जांपल ले सकते हो, लव और हेट फीलिंग एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्सन। लव और हेट फीलिंग एट द सेम टाइम फॉर सेम पर्सन। बताया था आपको। पड़ोस वाली भाभी अच्छी लगती है पर शादीशुदा है, क्या करें? हैं? नहीं करेंगे? ना ना भाई, कॉन्फ्लिक्ट है। इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी। दूसरे वर्ड में क्या लिखोगे? टू कॉन्ट्रा, बात मत करो, टू कॉन्ट्रा इंडिकेटरी आइडियाज एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम फॉर सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, और सिचुएशन। तो क्या कहलाएगा? एम्बिवैलेंस। तो थॉट पहले आती है, उसके बाद एक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, एम्बिवैलेंस लीड्स टू एम्बी टेंडेंसी। ऐसा भी याद रखना है, क्योंकि थॉट एक्शन को
क्या होता है, जैसे पहले थॉट आएगा वैसे ही एक्शन करेंगे ना हम। तो अगर थॉट आया करूं या ना करूं, ऐसा थॉट आया तो क्या देखने को मिलेगा, एम्बी टेंडेंसी आएगी। थॉट आएगा अपोजिट आइडियाज, अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तभी हम एक्टिविटी भी वैसे करेंगे। क्योंकि रामलाल को बोला रामलाल जी दिखाओ, तुरंत रामलाल के दिमाग में आइडिया दिखा दी तो काट सकते हैं, पहले तो ये दिखा अरे काट सकता, वापस खींच लेगा तुरंत। तो ये क्या है, एम्बी टेंडेंसी है। एम्बीवैलेंस लीड्स टू एम्बी टेंडेंसी। तो याद रख लो ये मीनिंग। ऑटोमेटिक ओबीडियंस जिसमें पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होना, बहुत ज्यादा कहना मानना, क्या कहलाता है, ऑटोमेटिक ओबीडियंस। वहीं एम्बी टेंडेंसी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्शन, एंड एम्बीवैलेंस इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थॉट्स। एम्बीवैलेंस का अदर वर्ड्स में देखा जाए तो टू कॉन्ट्राइंडिकेटरी आइडियाज एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्सन, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। लिख लिया, अगर लिखा हाँ कि ना। अब आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है बताया था परसों, कौन है वो जिसके सेंस ऑर्गन 7-8 है कोई वो, कितने सेंस ऑर्गन है बेटा, कौन कौन सा है, कभी मत बता, चलो कोई और बताएगा। नजरें चुरा रहे हैं मतलब, नाम बताओ। हाँ हाँ बोलो, बोला भी है ना तुमने यार, तुम बीच में बोल। ये और स्किन इज नोन एज परसेप्शन। परसेप्शन की मीनिंग क्या है कि सेंस ऑर्गन के थ्रू इंटरप्रेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उस चीज को पहचान के उसका नाम देंगे। अच्छा ये है, जैसे कोई खुशबू आई दिमाग पे पहुंची, हो किसकी खुशबू है ये, फिर उसका नाम दे दिया, ओ ये तो गाजर के हलवे की है, हाँ समोसा है। तो ये क्या है, गिविंग नेम टू एन स्टिमुलाई। गिविंग नेम टू एन स्टिमुलाई इज नोन एज परसेप्शन। और परसेप्शन सेंस ऑर्गन के थ्रू होता है। इसे मेनली दो तरह के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा इल्यूजन और दूसरा मिलेगा हेल्यूसिनेशन। एक होगा इल्यू और दूसरा होगा हेल्यू। इल्यू हेल्यू है। तो इल्यूजन क्या है, इल्यूजन इज फॉल्स परसेप्शन या मिस इंटरप्रिटेशन। इसको क्या बोल सकते हो, फॉल्स परसेप्शन बोल सकते हो या फिर मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। पेशेंट से पूछा ये क्या है, ये तलवार है। पेशेंट को पेन दिखाया, ये क्या है भाई, ओह तलवार। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल में ये पेन है बट उसको वो गलत परसीव कर रहा है, गलत आइडेंटिफाई कर रहा है। पेन इज परसीव्ड एज तलवार है, तलवार यानी शॉर्ट, ऐसा तो परसीव किया, तो ये क्या कहलाएगा, इल्यूजन। सबसे पुराना तुम्हारा एग्जांपल वही है कि रस्सी को सांप समझना। ए रोप इज परसीव्ड एज स्नेक, यूनिवर्सल एग्जांपल, बचपन से पढ़ने वाला एग्जांपल है वो। कौन सा एग्जांपल है वो, हाँ एग्जांपल तुम्हें वही पसंद आएगा तो वही लिख देते हैं हम। ए रोप इज परसीव्ड एज स्नेक, जहरीला सांप, किंग कोबरा। फिर आता है इसका एक एग्जांपल है इल्यूजन का, मिरेज। क्या है मिरेज, मिरेज क्या है, धूप में जब रोड पे हाईवे पे जा रहे होते हो गाड़ी से, दूर पानी दिखता है, क्या दिखता है, पानी। गाड़ी जैसे जैसे जाएगी पानी आगे बढ़ता जाता है, एक्चुअल में पानी वानी कुछ नहीं है। सन रेज के रिफ्लेक्शन से वाटर इमेज बनती है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज वाटर इमेज इज फॉर्म्ड, वाटर इमेज इज फॉर्म्ड। इसको क्या बोलते हैं, मिरेज बोलते हैं। और मिरेज किसका एग्जांपल है, इल्यूजन। क्वेश्चन आया हुआ मिरेज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको तुरंत इल्यूजन करने का है, वहां हेलुसिनेशन नहीं करना। तुम सोचोगे स्टिमुलाई तो है ही नहीं, स्टिमुलाई है, कौन है, सन रेज है, सनलाइट है स्टिमुलाई। चलो ठीक है। एक होता है पी फिनोमिना, ये क्या है, ये मोशन इल्यूजन ऑफ स्टैटिक लाइट ऑब्जेक्ट। मोशन इल्यूजन ऑफ स्टैटिक लाइट ऑब्जेक्ट इन विच स्टैटिक लाइट ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड एज मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कि लाइट के ऑब्जेक्ट फिक्स है, बट हम उसको देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है लाइट चल रही है, लाइट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। शादी हो गई तुम्हारी, क्या सरनेम क्या तुम्हारा, तुम्हारा सुनर शुक्ला, आ इस बच्चे का नौ सेट क्लियर हुआ, इसकी शादी तय हो गई। अब घर पे लाइटें वाइटें लगाई, अगर बुलाएंगे शादी में, अभी रुक जाओ, टाइम है, अभी टाइम है, प्री मैच्योर खुशी ना मनाए। तो बच्चे की शादी तय हो गई, घर को लाइटिंग से सजा दिया पूरा, और ऊपर लाइटें ऐसे दो रही है, शुक्ला परिवार हार्दिक स्वागत करता है, शुक्ला परिवार हार्दिक स्वागत करता है, लाइट यूं भाग रही है, शुक्ला परिवार हार्दिक स्वागत करता है। देखा है ना ऐसा, यूं लाइट चलती है शर्ट शर्ट, वो क्या है, वो पी फिनोमिना है। उसमें लाइट एक बल्ब के बाद नेक्स्ट बल्ब जलता है स्पीड से, पहले ये यूं चलेगा, उसको बोलते हैं पी फिनोमिना। लिख लो, मोशन इल्यूजन ऑफ static light object, static light object in which static object perceived as moving object। शुक्ला परिवार से नहीं समझे हो तो अपने जेएनसी में ऐसे लाइट लगी हुई है, JINC। अब लाइट पहले जे की जलेगी, फिर आई की जलेगी, फिर एन की जलेगी, फिर सी की जलेगी, पर हमको क्या दिखेगा, लाइट चल रही है यूं, तो JINC यूं लाइट जलती है बारी बारी से। तो वही है फ्री फिनोमिना, वही है फ्री फिनोमिना। ठीक बात, चल मिरेज में क्या लिखोगे रे, लिख लिया मिरेज, क्या लिखोगे मिरेज, ये जो मिरेज है क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, मिरेज ही लिखा। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज, लिख लो बेटा वरना कल भूल जाओगे। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ
सन रेज, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग बार बार देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए लिख लो चुपचाप। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज वाटर इमेज आर फॉर्म्ड। अबे लिख लो, हो गया। हम्म। अच्छा पहले का हुआ है, ठीक है, लिखा होना चाहिए पहले, बात कुछ नहीं। वो लिखा है वो याद है कि नहीं? हम्म? कब करोगे भाई, याद कब करोगे भाई, कब करोगे? है? अरे कब करोगे? है? ठीक है भाई। अब आ गया हेल्यूसिनेशन। क्या है हेल्यूसिनेशन? हेल्यूसिनेशन क्या होगा? परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, ना बंदा ना बंदे की जात, फिर भी दिख रहा है वो खड़ा है, आवाजें आ रही, आवाजें आ रही है, कोई आवाज नहीं दे रहा फिर भी आवाजें आ रही है, भूत दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? भूत। तो ये सब क्या है? हेल्यूसिनेशन। एक्चुअल में कोई स्टिमुलाई नहीं होता, फिर भी पेशेंट को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ है। भूत का दिखना, आवाज का सुनाई देना, देवी माँ ने आके कान में कहा था कि आज से तुम देवी का अवतार हो, जाओ देवी बन के घूमो और लोगों को आशीर्वाद दो। बस वो आवाज सुनाई दे दी, निकल पड़ी देवी बन के। देवी माँ आई थी रात में सपने में और कहा था, और फिर मोहल्ले वाले सब भोग लगाने लग जाएंगे, जय देवी माँ। है? हाँ ऐसे ही करते हो, तुम्हारी तरह ही होते हैं वो पड़ोसी मोहल्ले वाले। हेलुसिनेशन इज परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई, परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई बोलो, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई बोलो। भूत का दिखना, आवाजों का सुनाई देना, ये क्या कहलाता है? हेलुसिनेशन। एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे बे? एग्जाम्पल बोलो। हम्म? पेड़ के पत्ते हिल रहे या कुछ नहीं हिल रहा, ऐसे ही रास्ते में जा रहे हो, ऐसे ही परछाई अपने आप तुमको दिखी, वो डर गई, वो भूत शायद कुछ था, कुछ था। वहां कौन खड़ा है? वहां कौन खड़ा है? भूत। कौन खड़ा है? भूत। कोई होता नहीं है, कोई होता नहीं है। अचानक चलते चलते पीछे से आवाज सुनाई दी, ओए ये देखो कोई नहीं है। ओ भाई साहब पतलून गीली हो जाएगी वहां। अगर रात में अंधेरे में कोई नहीं है, अगर पीछे देखा और कोई नहीं था और आवाज सुनाई दे दे, हैं? हालत खराब हो जाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? हेल्यूसिनेशन के हैं। चलो, ये मिरेज। धूप बहुत पड़ी थी इस बार, गर्मी इसलिए पानी थोड़ा सूख गया है, और भी तुम समझ जाना ऐसा अगर फोटो दे दे तो, कि ये क्या है, ये मिरेज है। गर्मी ज्यादा हुई थी इस बार, बारिश भी हुई पर गर्मी भी ज्यादा थी, तो पानी सूख रहा है। और पानी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ थोड़ा सा है ना? चलो है, नहीं है तो भी मान लो है रे। अब हेलुसिनेशन के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स जितने सेंस ऑर्गन है उतने तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा बहुत सारे होंगे। तो टाइप्स में देखें, सेंस ऑर्गन आंखें है, ये सुंदर आंखें, ये नीली आंखें, कैसी आंखें? ये नीली नीली आंखें। तो विजुअल हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशंस मेनली ऑर्गेनिक साइकोसिस में देखने को मिलेगा। यहाँ एक्चुअल में चीजें नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है, एक्चुअल में चीजें नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है। इसको कैसे लिखोगे भाई? मैंने ओनली एग्जांपल लिखा, इसका मीनिंग लिखा ही नहीं। बताओ विजुअल हेलुसिनेशन मतलब सीइंग समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। क्या लिखोगे? विजुअल हेलुसिनेशन का मतलब है सीइंग समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। अरे कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है, कुछ नहीं है फिर भी दिख रहा है, और तुमको तो होते हुए भी नहीं दिख रहा। दिख रहा है, दिख रहा है कुछ है? आपस में गुटगु ना करे, लिखो। फिर ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सबसे सारे हेलुसिनेशन में सबसे कॉमन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। यहाँ हियरिंग समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, और ये मेनली फंक्शनल साइकोसिस में दिखता है, ये ऑर्गेनिक साइकोसिस में दिखता है। ऑर्गेनिक साइकोसिस के एग्जांपल जिससे पूछा जाए सिर्फ वही बोलेगा, और वो सिर्फ मैं पूछेगा और वही बताएगा, है कौन है वो? जो नींद में लग रहा है उसी से पूछूंगा ताकि उसकी नींद उड़ जाए, है? नजरें बहुत चुराते हैं। तुम पुराने बच्चे हो, दिखे नहीं पहले कहाँ थे? नया है तो नोट्स लिखे हुए दिख रहे हैं। प्रोटीन का क्या रहते थे? इधर हमको दिखे नहीं कभी, इधर ही था। क्या पूछना है? तो भूल गया सुरेश के चक्कर में। है? हाँ हाँ, बताओ ऑर्गेनिक साइकोसिस के एग्जांपल बताओ। कल थे आप? अभी मत बोलना नहीं थे, मैं कॉपी पीछे पेज पलट दूंगा। है अब बताओ। हाँ जी, इसने घुसर घुसर करी अभी बीच में, मैंने सुना।
अच्छा ठीक है। फंक्शनल क्या होता है बेटा? वो लिखा हुआ है देखो, दिख रहा है? Auditory hallucination is more common in functional psychosis. What is the example of functional psychosis? वॉइस तो सुनाई दे रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा है। फंक्शनल साइकोसिस का एग्जांपल पूछ रहा हूँ। अरे कल पढ़ाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस में होता है फंक्शनल और ऑर्गेनिक। फंक्शनल के अंदर कौन आता है? हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। सिजोफ्रेनिया और मूड डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं? फंक्शनल साइकोसिस कहलाएंगे। वहीं डिलीरियम एंड डिमेंशिया इज नोन एज ऑर्गेनिक साइकोसिस। गस्टेटरी, गस्टेशन इज रिलेटेड टू टेस्ट। ऑडिटरी में लिख दिया, कौन है बे? अच्छा भूता। ऑडिटरी का मतलब लिख लिया, क्या लिखा? हियरिंग समथिंग। लिख लो ना, अपने मन से कुछ तो लिख लिया करो कभी। हियरिंग समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ, तुमको मेरी सुंदर हैंडराइटिंग देख के बिना चैन नहीं पड़ता। हियरिंग समथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। ये किसका मीनिंग लिखा मैंने? ऑडिटरी का। ऑडिटरी, ऑडिटरी। गस्टेशन इज रिलेटेड टू, कहा समोसा पे किससे रिलेटेड है? टेस्ट। फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टेस्ट। और ये मेनली पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में उसको बार बार ऐसा फील होता है, कुछ भी खाने को दिया, जहर मिलाया हुआ सा लग रहा है, टेस्ट अलग आ रहा है। या फिर अपने आप कुछ खाना नहीं है, उसके बाद खाना तो खा लिया, अब कुछ नहीं खा रहा, फिर भी उसके मुंह में ऐसा टेस्ट फील होता है। फिर उसको याद आता है, हो सकता है जो रात को खाना खिलाया था उसमें जहर था, उसका टेस्ट अब आ रहा है, उसका टेस्ट अब मुंह में आ रहा है उसके। तो गस्ट्रेटरी है। पैरानॉइड वाला का पैरानॉइड मतलब होता है सस्पिशियसनेस। पैरानॉइड वर्ड का मतलब होता है सस्पिशियसनेस, डाउटफुल, शक करता है, शकी आदमी। ये कौन सा आदमी है? शक करेगा, डाउट करेगा, डाउट। विश्वास बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है विश्वास ही धोखा है? ऐसा नहीं पता उसको, बट वो सब पे डाउट करता है, सभी पे डाउट करेगा, हर चीज को डाउट की नजर से ही देखेगा। जैसे वो दो आपस में घुसर घुसर कर रही है, तो भी अच्छा मेरे बारे में कर रही होगी। हाँ, हाँ, मेरे बारे में कर रही है ना, मुझे पता है। पक्का। ऐसा डाउट करना क्या कहलाता है? डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन। और ये किसका फीचर है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का। तो यहाँ तीन ये याद हो जाएंगे तुमको, हल्के फुल्के सही है। विजुअल चीजें नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है, चीजें नहीं है फिर भी सुनाई दे रही है, और यहाँ कुछ नहीं है फिर भी मुंह में टेस्ट आ रहा है। चलो, ऑल फैक्ट्री also known as phantosmia, याद रखना है। olfactory hallucination is also known as phantosmia, और phantosmia is related to smell। phantosmia is related to smell, olfactory related to smell है। ये मेनली एपिलेप्टिक सीजर्स में देखने को मिलता है, ऑरा फेज में। ऑरा फेज क्या होती है? ऑरा में आपको टेस्ट वाला भी मिल सकता है, ऑरा में गस्ट्रेटरी भी मिलता है, दोनों होता है। ऑरा सीजर से पहले पेशेंट को मुंह में कड़वा टेस्ट आता है, मुंह में कड़वा टेस्ट आता है, कुछ गंदी स्मेल आती है, कईयों को कान से जोर से आवाज भी सुनाई देती है, और उसके बाद सीजर्स आता है। ये क्या कहलाता है? ऑरा कहलाता है। तो ये मेनली एपिलेप्टिक सीजर्स का ऑरा स्टेज में देखने को मिल सकता है। और यहाँ ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेलिंग है, स्मेल समथिंग, या परसेप्शन ऑफ स्मेल, कैसे भी लिख लो रे, परसेप्शन ऑफ स्मेल इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई इन द समथिंग। सीजर्स का स्मेल आती है, गस्टेड स्मेल है, ये आल्सो है। चलो, और पेंटोज में इज रिलेटेड टू स्मेल, पेंटोज में इज रिलेटेड टू स्मेल, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड टू स्मेल है। ये मेनली एपिलेप्टिक सीजर्स में देखने को मिलता है, ऑरा फेज में। ऑरा फेज क्या होती है? ऑरा में आपको टेस्ट वाला भी मिल सकता है, ऑरा में गस्ट्रेटरी भी मिलता है, दोनों होता है। ऑरा सीजर से पहले पेशेंट को मुंह में कड़वा टेस्ट आता है, मुंह में कड़वा टेस्ट आता है, कुछ गंदी स्मेल आती है, कईयों को कान से जोर से आवाज भी सुनाई देती है, और उसके बाद सीजर्स आता है। ये क्या कहलाता है? ऑरा कहलाता है। तो ये मेनली एपिलेप्टिक सीजर्स का ऑरा स्टेज में देखने को मिल सकता है। और यहाँ ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेलिंग है, स्मेल समथिंग, या परसेप्शन ऑफ स्मेल, कैसे भी लिख लो रे, परसेप्शन ऑफ स्मेल इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। अच्छा, कैमरे के पास आ जाऊं? किधर है कैमरा? ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे कैमरे के पास आ जाऊं। अरे उधर गर्मी लगती है बीच में रे। ये ले भाई, अब ध्यान, तुमको तो दिख रहा हूं मैं, उनको साइड हो जाओ, ये दिक्कत है। साइड हो गया मैं, अब यहाँ हवा है। अरे लिख लिया। हाँ, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट, टच। टच को हैप्टिक हेलुसिनेशन बोलते हैं, याद रखना, अदर नेम पे एमसीक्यू आ सकता है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन इज आल्सो नोन एज हैप्टिक हेलुसिनेशन, इज अ फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच है। ये मेनली कोकीन नशा करने वालों में देखने को मिलता है। कोकीन, कोकीन क्या है? मूवीज में देखा होगा, ऐसे पाउडर लिया और वो वाला क्या है? ये कोकीन, ये वाला कोकीन एब्यूजर में देखने को मिलता है। उनको ऐसा लगता है कीड़े चल रहे हैं,
क्या पूरी बॉडी में कीड़े चल रहे हैं, वो इन्फेस्टेशन हो गया, खुजली कर करके घाव कर देते हैं वो लोग, क्या करते हैं, खुजाते रहेंगे पूरा वो हो जाता है, उसको मैग्नान फिनोमिना और कोकीन बग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नान फिनोमिना और कोकीन बग्स। वो आगे कोकीन पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। फिर आता है फॉर्मिकेशन। फॉर्मिकेशन ही टेक्टाइल हेलुसिनेशन का ही पार्ट है। यहाँ फॉर्मिकेशन का मतलब होता है सेंसेशन का फील होना, सेंसेशन ऑफ इंसेक्ट क्राउलिंग, इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द बॉडी और स्किन। जो क्राउलिंग सेंसेशन फील हो रही है, चींटियां चल रही है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, बग्स लग गए, पैरासाइट्स लग गए, ऐसा सेंसेशन का फील होना क्या कहलाता है? फॉर्मिकेशन कहलाता है। और इसका एग्जांपल क्या है? फैंटम लिम्ब। फैंटम लिम्ब को क्या बोलते हैं हम? एम्पुटेटेड लिम्ब। क्या बोलते हैं इसको? एम्पुटेटेड लिम्ब। अरे किसी का हाथ पैर कट गया, पीछे का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? एक्चुअल में जो कटा हुआ पार्ट है वो फैंटम है, और फैंटम का मतलब होता है फॉल्स। एक्चुअल में फैंटम का मीनिंग क्या है? फॉल्स। यानी कि किसी के क्रश इंजरी हो गई, ट्रक निकल गया पैर के ऊपर से, तो बिलो नी एम्पुटेशन किया, घुटने से नीचे का पैर काट दिया, क्योंकि क्रश इंजरी हो गई, रिपेयरेबल नहीं है, हड्डियों का चूरा बन गया, वेसल्स इंजरी हो गई, मसल्स इंजरी हो गई, नर्व इंजरी हो गई, तो काटना पड़ेगा, अदरवाइज गैंग्रीन बन सकता है। तो कट डाउन करने को बोलते हैं एम्पुटेशन। मतलब है एम्पुटेशन वाले इंसान को मिरर में दिखाएंगे, दिखा के रियलाइज करवाएंगे कि आपका पैर नीचे वाला है नहीं, तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आ जाएगा कि पैर नहीं है, पैर नहीं है। तो ये मिरर थेरेपी देते हैं फैंटम लिम्ब में। और इसको देते हैं, क्या देते हैं? प्लेसिबो थेरेपी। प्लेसिबो की थेरेपी क्या होता है? सलाइन के इंजेक्शन लगाते हैं। एग्जांपल जैसे नॉर्मल सलाइन के इंजेक्शन लगा देना, शुगर पिल्स है, कुछ भी एग्जांपल है। पेशेंट बार बार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, घुटने से नीचे दर्द हो रहा है, तो पैर ही नहीं है, दर्द तो क्या ही होगा। तो जैसा उसका पेन साइकोलॉजिकल है, तो हमको ट्रीटमेंट भी साइकोलॉजिकल देना है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दवाई तो देनी नहीं है, तो क्या दोगे? बार बार एनएस के इंजेक्शन भर के कैनुलम 5 ml ले लो, हर 15 मिनट में एक बार इंजेक्शन लगाते रहो, 15 मिनट आधा घंटे आराम करेगा वो, क्योंकि दवाई दे दी, अब दवाई दे दी आराम आ जाएगा। ऐसा बोल बोल के उसको भी साइकोलॉजिकल ट्रीट करना है। प्लेसिबो थेरेपी और मिरर थेरेपी दी जा सकती है फैंटम लिम्ब में। और फैंटम लिम्ब किसका एग्जांपल है? याद रखना है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन का एग्जांपल है। किसका है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन का। लिख पाए? वह लिख पाए या ना? नहीं? अरे इतनी चिंतन में क्यों है ये लड़की? क्या सोच रही भाई? नहीं, तुम्हारे पीछे समोसा तुम सोचते हो, सारे नहीं सोचते। लड़कियां समोसा नहीं खाती, रोटी हो जाती। क्या नहीं समझ में आया बेटा? बता, तुझे मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही? बता। ये 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 सेंसेशन ऑफ इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द बॉडी, SENSATION, sensation of insect crawling on the skin or body is known as formication. बेटा कान खुले रखा करो साथ में, कान, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ उसको कम से कम 4 बार तो बोलता हूँ, पर तुम्हारी नजर क्या है? बोर्ड पे ही होती सिर्फ, साउंड भी नहीं है ना, मामला वहां फंस रहा है? सुनाई नहीं देता? अरे चश्मा नहीं है तो भी दिखाई नहीं दे रहा, सुन तो रही होगी। लग रहा तुमको कान का चश्मा भी लगेगा? नहीं, चश्मा कैसे कोई भूल सकता भाई? कोई अंधा है उसको चश्मा कैसे भूल सकता है? वो उसको पता नहीं है बात। अब आता है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन से क्या समझ रहे हो? हिप्नो का मतलब होता है बेटा स्लीप, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, हिप्नो मींस स्लीप और गोगिक मींस गोइंग टू स्लीप। यानी कि हेलुसिनेशन कब होगा? जब जाके बेड पे लेटे ही है, नींद आई नहीं है, नींद आने वाली ही होती है, जाके यूं पसरे पड़े हैं, सपने आ रहे हैं हल्के हल्के, और हाँ नींद आने ही वाली है, गहरी नींद, उसी टाइम आवाज सुनाई देती है कुछ, उठ जा रहे या कुछ भी आवाज, तो वो क्या कहलाती है? हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस। ये सब नॉर्मल है। एबनॉर्मल कब होता है? हेलुसिनेशन नॉर्मल इंसान को भी होता है, अपने को भी होता है, सबको होता है। अपन कभी कभी भीड़ में चल रहे होते हैं और अपन को लगता है किसी ने मेरा नाम लेके बुलाया, ऐसा हम देखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये हेलुसिनेशन सारे नॉर्मल है। एबनॉर्मल तब होंगे जब ये बहुत ज्यादा होने लग जाए और पूरे दिन इसी के कारण तुम्हारा सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाए, तब पैथोलॉजिकल है, अदरवाइज कभी कभी होना नॉर्मल चीज है। तो हिप्नोगोगी का मतलब है जैसे ही जाके बेड पे लेटे हैं, गहरी नींद आने वाली है, तभी कुछ आवाजें सुनाई देना, कुछ दिखाई देना, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन कहलाता है। दिस हेलुसिनेशन अकर्स व्हाइल फॉलिंग asleep और व्हाइल गोइंग टू स्लीप। जब नींद आने वाली हो, सोने गए हैं, उस टाइम पे कुछ आवाजों का सुनाई देना क्या कहलाता है? हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशंस। फिर इसका अपोजिट होता है हिप्नोपोमिक हेलुसिनेशंस। और हिप्नोपोमिक हेलुसिनेशन है ये मॉर्निंग में, सुबह सुबह, तो नींद गहरी नहीं होती, नींद गहरी नहीं होती सुबह के टाइम भी, बस यूं ही स्लिप पैरालिसिस में पड़े रहते हैं, हल्की नींद होती है, जगह से ही होते हैं, आई मूवमेंट भी होता है, आरईएम स्लिप होती है। वो कौन सी स्लिप होती है? रैपिड आई मूवमेंट स्लिप होती है, लाइट स्टेज ऑफ स्लिप है। उस टाइम कुछ आवाजें सुनाई देना, तो गधे उड़ जा रहे, अभी तक क्या पड़ा हुआ है, ऐसी आवाज, मम्मी की आवाज सुनाई दे सकती है, या किसी की भी आवाज, ऐसी आवाज है, या अलग तरह की आवाज सुनाई दे सकती है, छन छन की भी दे सकती है, मंजूरी का। तो कैसी भी आवाजें सुनाई देना, ये मॉर्निंग के टाइम में, जगने के टाइम, और ये रात को सोते टाइम। सोने टाइम वाली को हिप्नोगोगिक बोलेंगे, और मॉर्निंग में वेकिंग टाइम और जस्ट बिफोर द अवेकनिंग टाइम को हम हिप्नोपोमिक हेलुसिनेशन बोलेंगे।
एक होता है चार्ली बोनेट सिंड्रोम। चार्ली बोनेट सिंड्रोम कुछ नहीं, ओल्ड एज के कारण हम जैसे जैसे बूढ़े होंगे ब्रेन का डिजनरेशन होगा, न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होगा, एट्रोफी होगा, विजन कमजोर होगा, सब कुछ कम होगा, दिमाग कम चलेगा, सुनाई कम देगा, आंखों से कम दिखेगा। कुछ लोगों को आंखों से अभी से कम दिख रहा है, एक्चुअल में ये बुढ़ापे में होता है। तो यहाँ बुढ़ापे में इसके कारण इंसान को विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? विजुअल हेलुसिनेशन। देखा होगा आपने बूढ़े दादा दादी जी को कि कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं है, फिर भी यूं देखते हैं वहां कोई है क्या, ऐसे देखते हैं वहां कोई है क्या, कोई खड़ा है क्या, और तुम लोग पास में बैठे हो कुछ नहीं कह रहे हो, फिर भी पूछेंगे है कुछ कहा। तो ये क्या है? हेलुसिनेशन होता है उनको, क्योंकि उनका सेंसरी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, सेंसरी कैपेसिटी डिक्रीज है, तो उनको लगता है वहां कुछ है, किसी ने कुछ कहा, ऐसा फील होता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। तो चार्ली बोनेट सिंड्रोम है, ये मेनली विजुअल हेलुसिनेशन के लिए नाम दिया गया है। यहाँ डिजनरेशन चेंजेस के कारण विजुअल हेलुसिनेशन देखने को मिलते हैं। क्या हुआ बे? क्या था? कौवा इसकी थी? हैं? कौवा बिरयानी खाए होगा? हैं? हैं? 5 रुपए वाली बिरयानी तो नहीं खाए थे? क्या खाए थे? कि जब भी बोल रहे हो कौवे जैसी आवाज आ रही है। याद है ये ऐसी एक मूवी है, देखिए, जिसका नाम है रन, बहुत ज्यादा कॉमेडी है। उसमें यही है, दिल्ली घूमने जाता है, वहाँ ठेला लगा होता है, उसमें लिखा होता है बिरयानी 5 रुपए, हाँ चिकन बिरयानी 5 रुपए। वो वहां जाके बैठता है, भैया एक बिरयानी लगा दो। तो बिरयानी में देता है, वो कौवा बिरयानी होती है एक्चुअल में, छोटी सी टंगड़ी देता है इतनी सी। अबे क्या दिया है, मुर्गी को पोलियो था? बोला 5 रुपए में और क्या हाथी का टांग खाएगा? ठीक है, फिर खा के वहां से निकल लेता है, जब भी बोलने लगता है कौवे जैसी आवाज आ रही है, जैसे इसके लिए की आवाज। तो भाई जैसे इसके लिए कुछ बोले, एक काला आदमी खड़ा था उसके पास जाके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा, पर उसके अंदर से पाँव पाँव ऐसी आवाज, उसने थप्पड़ मारी, अबे काला समझ के मजाक उड़ा रहा है हमारा। फिर एक आदमी ने पूछा कहाँ खाए थे भैया? बोला कि 5 रुपए वाली चिकन बिरयानी खाए थे। अरे 5 रुपए में क्या चिकन कौन देता है, वो कौवा बिरयानी थी। तो कैसे ही कोई कौवा बिरयानी तो नहीं खा गया कहीं? हम्म? हैं? आपकी तो भैंस जैसी आवाज है यार। चलो, डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ परसेप्शन डिस्टर्ब, सेल्फ परसेप्शन डिस्टर्ब या डिस्टोर्टेड सेल्फ परसेप्शन। यहाँ खुद का परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, खुद का परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, खुद से डिटैच्ड फील करेगा, बॉडी से आउटसाइड पार्ट फ्लोटिंग कर रहे हैं, पार्ट मूव हो गए हैं, पार्ट बॉडी के निकल गए हैं, ये ऐसा ऐसा फील होना क्या कहलाता है? डीपर्सनलाइजेशन। जिसके सिंपल वर्ड में देखें तो क्या लिखोगे कि डिस्टर्ब्ड और डिस्टोर्टेड सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन, खुद का परसेप्शन डिस्टर्ब होना क्या कहलाता है? डीपर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का पर्सनल का मतलब क्या होता है? सेल्फ। पर्सनल यानी सेल्फ। तो डीपर्सनलाइजेशन में क्या हुआ है? सेल्फ का परसेप्शन डिस्टर्ब हुआ है, सेल्फ का परसेप्शन डिस्टर्ब हुआ है। वहीं इसका दूसरा वर्ड होता है डी रियलाइजेशन। यहाँ डी रियलाइजेशन का मतलब होता है डिस्टर्ब परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड और सराउंडिंग, एक्सटर्नल वर्ल्ड और सराउंडिंग, बाहर का एनवायरमेंट का परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाना। क्या होता है? डिस्टर्ब परसेप्शन ऑफ सराउंडिंग, डिस्टर्ब परसेप्शन ऑफ एनवायरमेंट और सराउंडिंग, एनवायरमेंट और सराउंडिंग। डीपर्सनलाइजेशन खुद का परसेप्शन का डिस्टर्ब होना, वहीं डी रियलाइजेशन सराउंडिंग और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के परसेप्शन का डिस्टर्ब होना। याद कर लिए, ये इतने घोटे हुए अलग अलग कलर दिए हुए तुमने, सतरंगी कलर। हम्म? हो गए याद? अच्छा तुम तो नए हो। शाबाश शाबाश, लिखते जाओ लिखते जाओ। क्या मामला है? याद है कुछ ना? अरे हाँ की ना? अरे बोल ही नहीं रही भाई। अरे बेटा इल्यूजन क्या है? फॉल्स बिलीफ। हम्म? ना 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 ना, इल्यूजन पूछा मैंने। अरे ये क्या है? ये तलवार है, यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन और फॉल्स परसेप्शन ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। रस्सी को सांप समझ रहे हैं, रस्सी पड़ी है, देखा वो सांप, ठीक है, इल्यूजन है। वही हेलुसिनेशन में कुछ नहीं होगा,
फिर भी ऐसा लगेगा कि कुछ है वहां, वो क्या कहलाएगा? हेलुसिनेशन कहलाएगा। क्या हुआ भाई? है? कौन? आज है मैच? टिकट कहाँ से लाया भाई? नहीं मुझे नहीं देखना है भाई, चले जाओ। फिर आता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का मतलब है साइनेस्थीसिया। साइनेस्थीसिया, यहाँ किसी एक चीज का परसेप्शन किसी और में बदल जाएगा। यानी कि जब भी पेशेंट लाइट की तरफ देखेगा, लाइट, ब्राइट लाइट, ट्यूब लाइट दिख रही है कैसी है? इसकी रोशनी कैसी है? अरे रोशनी कैसी है? हाँ ब्राइट लाइट, व्हाइट है। अब जैसे ही वो लाइट की तरफ देखे, लाइट की तरफ देखना कैसा परसेप्शन है? विजुअल है। कैसा है? विजुअल। बट उसी टाइम पेशेंट को क्या होगा? कुछ साउंड सुनाई देगा, कानों में सुनाई देने लग जाएगा, ओम जय जगदीश हरे। जैसे ही वो देखे, लाइट देखते ही उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, यानी कि परसेप्शन था विजुअल, रेस्पॉन्स किसका हो गया? ऑडिटरी का हो गया। तो किसी एक फील्ड का परसेप्शन किसी और की फील्ड के परसेप्शन में बदल जाना रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और साइनेस्थीसिया कहलाता है। वन सेंसरी मोडिलिटी प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन अनदर सेंसरी मोडिलिटीज। एग्जांपल, पेशेंट रिपोर्ट्स दैट व्हेनेवर ही सी ए व्हाइट बल्ब ही स्टार्ट हियरिंग वॉइस ऑफ गॉड। जैसे ही सफेद लाइट के बल्ब की तरफ देखता है, भगवान की आवाज सुनाई देने लगती है, या भगवान का साउंड सुनाई देने लगता है। ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और साइनेस्थीसिया। ये तो साइनेस्थीसिया नहीं था। ये तो तुमने मुझे ही देख के नारा लगाया है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का मतलब तुम समझे या नहीं समझे? तुम समझे? नहीं नहीं, तुम नहीं समझे। हम्म? समझ गए? पर मैं पूछूंगा तो तुम नहीं समझे होते हो। अरे समझे कि ना? अच्छा, चलो पूछूंगा मैं, कोई नहीं, आके उधर। सीधी सी बात है, किसी एक चीज का परसेप्शन हुआ तो उस रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है? दूसरी मोडिलिटी का आ रहा है। एग्जांपल के सामने देखो, जैसे ही लाइट की तरफ देखा, लाइट तो है विजुअल, लाइट क्या है? देखना, विजुअल परसेप्शन है। बट पेशेंट को क्या हो रहा है उसी टाइम? ऑडिटरी हो रहा है। तो यानी कि एक चीज का परसेप्शन रेस्पॉन्स किसी और चीज का प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे ही घर में नल से पानी टपकता है, या घड़ी की टिक टिक टिक, ये सुनाई देना है। टिक टिक क्या है? ऑडिटरी परसेप्शन है। घड़ी की टिक टिक टिक, ये ऑडिटरी परसेप्शन है। उसी टाइम जैसे ही इंसान घड़ी की टिक टिक कान में सुनता है, उसी सेम टाइम उसको भगवान की मूर्ति दिखती है, शिव जी दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, कोई भी गॉड की तस्वीर दिख रही है। तो ये क्या हुआ? ऑडिटरी का किसमें कन्वर्जन हो गया? विजुअल में हो गया। ऑडिटरी किसमें बदला? विजुअल में बदल गया। इसको हम साइनेस्थीसिया और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन कहेंगे। अब लिख लिया हो तो चले आगे। एक्स्ट्रा गया, इसको हम साइनेस्थीसिया और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन कहेंगे। अब लिख लिया हो तो चले आगे। एक्स्ट्रा कैंपाइन, एक्स्ट्रा यानी समथिंग इज एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा कब होगा? पेशेंट बता रहा है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर खड़े दो आदमी, एक लाल शर्ट पहना हुआ, एक पीली शर्ट पहना हुआ, और उसी के बारे में बात कर रहा है, और वो बात उसको सुनाई भी दे रही है, और उसको दिखाई भी दे रहा है वो आदमी, और उसको वो बात सुनाई भी दे रही है। कहाँ? 5 किलोमीटर दूर खड़े हैं। आउट ऑफ सेंसरी परसेप्शन, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन। नॉर्मल इंसान की जितनी परसेप्शन की कैपेसिटी है, उससे बाहर का भी सुन लेता है, देख लेता है। 5 किलोमीटर दूर तुमको सुनाई दे रहा है क्या? तुम तो यही नहीं सुन रहे हो, जब क्या ले रहे हो? 5 किलोमीटर दूर में क्या ही होगा? पेशेंट बता रहा है, ऐसे मुंह करके खड़ा है, बोला इस दीवार के पीछे, दीवार के पीछे दो आदमी खड़े हैं। खड़े? हाँ, तुम पीछे थोड़ी, तुम्हारे सामने हो गए ना। पीछे, सामने तो दिखेगा ही। दीवार के पीछे, सर के पीछे जो भी चीज है वो सब दिख रही है मुझे, दो आदमी वहां खड़े हैं। ये भी एक्स्ट्रा कंबाइंड हेलुसिनेशन है। तो इसका सिंपल मतलब याद रखना है, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड perception. Example, patient telling that he can hear voices, he can hear and see that two person standing and talking, standing and talking about him 5 किलोमीटर away. 5 किलोमीटर दूर खड़े हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं, वो देख भी पा रहा है और वो सुन भी रहा है। ये क्या एग्जाम्पल है? एक्स्ट्रा कैंपाइन हेल्यूसिनेशंस, एक्स्ट्रा कैंपाइन हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशन है, रियल में कुछ नहीं है ये। टाइप भी हेल्यूसिनेशन का है ना बेटा, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसको ऐसा फील होता है, एक्चुअल में कोई बात नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा कैंपाइन, जिनको हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगी उनके लिए बोल रहा हूं, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन। एग्जांपल, पेशेंट टेलिंग दैट ही कैन हियर, हियर दो बार है, ही कैन हियर एंड सी, इस हियर को उड़ा दो, ये वाले रख लो, हियर एंड सी दैट टू पर्सन स्टैंडिंग एंड टॉकिंग अबाउट हिम 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर खड़े इंसान उसके बारे में बातें कर रहे हैं।
ऐसा पेशेंट देख भी सकता है और वो सुन भी रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा कैंपाइन हेलुसिनेशन कहेंगे। फिर आता है एक ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी का मतलब क्या है, आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन। आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन का मतलब है मिरर इमेज, विदाउट मिरर, खुद को देख पाना। शीशा नहीं है, मिरर नहीं है, उसके बावजूद वो बहु सामने खड़ा है, वो उसके जैसा ही, वो सिर्फ पेशेंट देख सकता है, वो सिर्फ पेशेंट देख सकता है, इसको क्या बोलता है, ऑटोस्कोपी। सिंपल वर्ड में बोले तो मिरर इमेज विदाउट मिरर। मिरर इमेज पेशेंट कैन सी, पूरा लिख लो रे, पेशेंट कैन सी हिज मिरर इमेज विदाउट मिरर। शीशा नहीं है फिर भी खुद की मिरर इमेज देख रहा है, ये ऑटोस्कोपी कहलाता है। इसका दूसरा होता है नेगेटिव ऑटोस्कोपी, शीशे के सामने खड़ा है फिर भी खुद को दिख नहीं रहा है, शीशे में खुद दिख नहीं रहा है, वो नेगेटिव ऑटोस्कोपी है। तो पेशेंट कैन सी हिज मिरर इमेज विदाउट मिरर, विदाउट मिरर। आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन लिख सकते हो सिंपल वर्ड में, आउट ऑफ बॉडी परसेप्शन। तो एक्स्ट्रा कैंपाइन बहुत दूर का देख रहा है, दूर दृष्टि है, क्या है, बहुत दूर से देख रहा है, सुन रहा है, एक्स्ट्रा कैंपाइन है। वहीं ऑटोस्कोपी में बिना मिरर के खुद की इमेज को देख रहा है, बिना मिरर के खुद की इमेज को देख रहा है, सामने शीशा नहीं है, आईना नहीं है, फिर भी खुद की हूबहू शकल और पूरी बॉडी उसको दिख रही है, तो ये क्या है, ऑटोस्कोपी। इसका दूसरा होता है नेगेटिव ऑटोस्कोपी, जिसमें पेशेंट इज नॉट एबल टू सी हिज और हर इमेज इन द मिरर, इमेज इन द मिरर। अगर ये लिख लिया हो तो नेगेटिव ऑटोस्कोपी पे आ जाते हैं, नॉट एबल टू सी his image in mirror। शीशे में खुद को देख नहीं पाना, देख पा रही हो, देख पा रहे हो, शीशा नहीं है, हाँ ये भी ठीक है, शीशे में तो देख पा रहे हो खुद को, ठीक है, लिख लिया, अरे लिखा। तुम्हारी हालात इतनी नाजुक क्यों होती जा रही है यार, है? हालात नाजुक होती जा रही है तुम्हारी दिनों दिन, समोसे की कमी है, कई समोसे खा गए तुम्हारे, फिर भी ये कमी पूरी नहीं हो पा रही बे, क्या नहीं खाए, मैंने खिलाए थे भाई, अभी नहीं खिलाए थे क्या हुआ बे, पहले तो खिलाए थे। नहीं मुझे वो शक्लें याद है जो मेरे 7,000 के समोसे खा गए थे। 350 लोगों का समोसा खिलाना कितना भारी पड़ता है तुमको पता है। एक समोसा 20 रुपए वाला अगर मंगा ले, 10 रुपए वाला भी मंगाएगा नहीं तो छोटे वाला तो ही 3,500 होता है, और 20 वाले मंगा लिए तो 7,000 के समोसे है, छोटा वाला, ठीक है खिलाएंगे, कभी खिलाएंगे। चलो तीनों लिख लिए, हो गए, याद हो गए तीनों, अब याद हो गए तो कॉपी बंद करके मुझे सुनाओ। अरे इतना क्या सोच लिया इसके बारे में, क्या है एक्स्ट्रा कैंपाइन का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड परसेप्शन, आउट ऑफ सेंसरी फील्ड, जितने अपने सेंस ऑर्गन की लिमिट है उससे बाहर का पेशेंट देख सकता है, 5 किलोमीटर दूर के बंदे को देख रहा है, सुन रहा है, ये एक्स्ट्रा कैंपाइन है। ऑटोस्कोपी का मतलब बिना मिरर के खुद की इमेज को देख पा रहा है, वही नेगेटिव ऑटोस्कोपी का मतलब है मिरर में भी खुद को नहीं देख पा रहा। अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, ठीक है, इसको हम टोट सिंड्रोम डिसमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं, टोट सिंड्रोम और डिसमेट्रोपिया, ये डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन है, जिसमें चीजें छोटी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, पास दिखेगी, दूर दिखेगी, क्या है ये, अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम का मतलब है कि परसेप्शन का डिस्टॉर्शन इन विच ऑब्जेक्ट आर परसीव्ड स्मॉलर, लार्जर, नियर और फार अवे, नियर और फार अवे। वहीं चीजें अगर पास में दिखेगी उसको हम पेलोप्सिया बोलेंगे, चीजें अगर दूर दिखेगी उसको टेलोप्सिया बोलेंगे, चीजें छोटी दिखेगी उसको माइक्रोप्सिया, और चीजें बड़ी दिखेगी उसको मैक्रोप्सिया कहेंगे, ठीक है लिख लो। Alice in Wonderland syndrome, also known as Toad syndrome or dysmetropsia, in which there is distortion of perception, in which objects are appear smaller, larger, near or far away. If the objects are perceived as near, then it's known as pelopsia. If the objects are perceived far away, then it's known as telopsia. If the objects are perceived smaller than actual, smaller in micro, then it is known as micropsia. If the objects are perceived as larger than real, it is known as macropsia. और माइक्रोप्सिया को हम लिलीपुटियन हेलुसिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिलीपुट क्लॉथ स्टोर, लिलीपुट का मतलब होता है छोटा, बोना छोटा, तो बच्चे कैसे होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान, लिलीपुटियन क्लॉथ स्टोर, इसका मतलब छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान है वो, तो लिलीपुटियन को हम माइक्रोप्सिया बोलते हैं। अब लिख लो, मैंने जो जो बोला वो लिख लो, फटाफट लिखो, हाँ नहीं लिखोगे, तुम्हारा तो लिखा हुआ है, नहीं लिखोगे, चलो मैं ही लिखूंगा, तुमने तो लिख लिया। अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम, जिसको हम टोड सिंड्रोम और डिसमेट्रोपिया बोलेंगे, और इसमें परसेप्शन का क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, जिसमें
लोग क्या कर सकते हैं, चीजें छोटी लंबी बड़ी दूर ये सब दिखेगा। माइक्रोप्सिया छोटी दिखेगी, मैक्रोप्सिया बड़ी दिखेगी, पास दिखेगी उसको नियर दिखेगी उसको पेलोप्सिया, और जो दूर दिखेगी उसको टेलोप्सिया। पहले पहले का मतलब पी से याद रखना, पी पास, और टी से दूर है टेलीफोन, रंगून से आया टेलीफोन है, वो रंगून से आया टेलीफोन, टेलीफोन से दूर बैठे बात करते हैं ना, तो टेलोप्सिया यानी दूर दूर। Allies in Wonderland syndrome, also known as Toad syndrome or dysmetropsia, in which there is a distortion of perception, जिसमें चीजें स्मॉलर दिखेगी, लार्जर दिखेगी, नियर दिखेगी, फार अवे दिखेगी। अगर चीजें नियर दिख रही है तो उसको पेलोप्सिया कहेंगे, अगर चीजें दूर दिख रही है तो टेलोप्सिया कहेंगे। चीजें छोटी दिख रही है माइक्रोप्सिया, चीजें बड़ी दिख रही है मैक्रोप्सिया। हाथी दिख रहा है, हाथी को देख के बोल रहा है ओ चींटी, चींटी आ रही है, देखो चींटी है, हाथी है एक्चुअल में तो, बट वो चींटी आ रही है, और चींटी को देखे ओ हाथी है। माइक्रोप्सिया को हम क्या बोलते हैं, लिलीपुटियन। मुंह से ना लिखो रे, हाथ से लिखो, हाथ से, हाथ से लिखो। इसलिए सिर्फ हो गया नहीं, है ना। तो टाइप यानी रिपीटेटिव हो सकती है और कैन बी इमिटेटिव। स्टीरियोटाइप में देखें तो हम क्या देखेंगे, मैनरिज्म देखेंगे। मैनरिज्म एक तरह की हैबिट है, आदत है। बात करते करते सर को खुजा सकते हो, नाक को पकड़ सकते हो, ध्वनि ग्लोव वाला है, वो सब मैनरिज्म है। दूसरा आता है टेक डिसऑर्डर, जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स में इनवॉलंटरी ट्विस्टिंग और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसमें सर्जिंग ऑफ शोल्डर, क्लियरिंग ऑफ थ्रोट, नेजल, स्निपिंग, ये सब चीजें किसमें आएगी, ब्लिंगिंग ऑफ आईज, ये सब आएगी टिक्स में। इसके बाद इमिटेटिव एक्टिविटीज में हमको देखने को मिलेगा इकोप्रेक्सिया एंड इकोलेलिया। इकोप्रेक्सिया दूसरों के वर्ड को कॉपी करना है, इकोलेलिया दूसरे के वर्ड को कॉपी करना है, तोते जैसे दूसरे के शब्द को रिपीट करेंगे, और प्रेक्सिया में मंकी जैसे दूसरे की एक्टिविटी को कॉपी कर देंगे। वही वर्बिजरेशन था, वर्बिजरेशन में एक बार स्टिमुलस आया एंड हो गया, उसके बावजूद सेंसलेस रिपीट करता रहेगा वर्ड को, ये क्या कहलाता है, वर्बिनेस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में पैथोलॉजिकल कंप्लायंस टू एन ऑर्डर है, बहुत ज्यादा कमांड को फॉलो करेगा। वही नेगेटिविज्म में हर चीज का अपोज करेगा। फ्लेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन को मेंटेन करके रखेगा, और फ्लेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी। ठीक है। पोस्टरिंग में साइकोलॉजिकल पिलो आता है, पेशेंट खुद से अपनी मर्जी से पोजीशन ले लेता है, और ये सारे सिम्टम कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। ठीक बात है। उसके बाद है, और क्या था, क्या बोल रहे हो, है सुना ही नहीं दिया मेरे को। अच्छा मैंने फ्लेक्सी बोल दिया क्या, हाँ कोई नहीं चलता, पट पट बोलने में चलता, लिखा सही ना। हाँ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को कैटालेप्सी बोलते हैं। हो गया यहाँ तक। फिर आता है, टाइम हो गया तुम्हारा, इतना जल्दी कहाँ होगा। हाइपस्थीसिया एंड हाइपोस्थीसिया। हाइपस्थीसिया का मतलब है परसेप्शन की इंटेंसिटी इंक्रीज परसीव करना, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ परसेप्शन, यानी कि धीरे से कोई इंसान धीरे धीरे घुसर घुसर करे, क्या करे, पेशेंट कहेगा भाई इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा, कान पड़ेगा क्या, यानी कि धीरे धीरे जो घुसर घुसर थी, धीरे से साउंड, उसको बहुत ज्यादा लाउड साउंड परसीव होगा, ये तो है हाइपस्थीसिया। वही हाइपोस्थीसिया में डीजे चल रहा है, लाउड साउंड, भयंकर तेज आवाज में, फुल तेज आवाज में डीजे चल रहा है, फिर भी पेशेंट आगे बोलेगा आवाज बढ़ाओ ना, इतनी धीरे धीरे क्या बजा रहे हो, ये हाइपोस्थीसिया है। तो देखो हाइपरथीसिया का मतलब है इंक्रीज इंटेंसिटी, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ परसेप्शन, और ये क्या है, डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ परसेप्शन। हाइपरथीसिया में धीरे से कोई एक चीज गिरी यूं टक से, पेशेंट को ऐसे आवाज सुनाई देगी, बम ब्लास्ट हुआ हो जैसे, बम है जैसे बम ब्लास्ट हुआ हो, एक किचन में ग्लास गिरी हो और वैसे भागता हुआ आएगा, क्या पूरा मकान गिर गया हो जैसे, है। तो ये इंक्रीज इंटेंसिटी है। डिक्रीज वाले में बहुत लाउड नॉइज को भी बहुत धीरे परसीव करेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो याद रह जाएंगे ये तो, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो समझ जाओगे, लिख लोगे मन से, नो सर, a very low sound, a very low volume sound perceived as very loud sound। दूसरा एग्जांपल इसका अपोजिट ये वाला है, अब तो लिख लोगे, कैसे लिखोगे, a loud sound is perceived as a very low volume sound। लो यार तुम बातें ना करो रे, तो कैसी आवाज है ये, क्या कहना चाह रहे हो, है मालिक, अच्छा आवाज आ रही है, अरे मालिक जिंदा हो कि मर गए बे, हैं? जिंदा हो,
आवाज आ रही है अंदर से? चलो तुम पहले कुछ करके तो दिखाओ ऐसा कमाल, तब तो मालिक कुछ करे। जैसे तुम अगर अभी प्री क्लियर किए होते तो तुमको कुछ रिवॉर्ड देते, मालिक की आवाज शांत करते हैं? ये मालिक मालिक की आवाजें आती है, नए बच्चों को कहानी का पता नहीं है। हाँ, जो इंसान कोई भी नशा करता है, जैसे अल्कोहलिक ही मान लो, दारू पीता है कोई, तो दारू पिएगा तो दारू क्यों पीता है? अच्छा लगता है इसलिए पीता है, उसको पीने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, परसेप्शन अल्टर्ड हो जाता है। गरीब भी अमीर समझता है अपने आप को, बहुत कमजोर इंसान भी अपने आप को ताकतवर समझता है, एकदम डरपोक इंसान में भी हिम्मत आ जाती है कि आज देख लूंगा भले 5 आ जाए, है? इसलिए पीता है। अब बहुत सालों तक पिया और फिर छोड़नी पड़ी। अब छोड़ भी अचानक छोड़ेंगे तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं। अब विड्रॉल सिम्टम आएंगे तो क्या आवाज आएगी अंदर से? लीवर आवाज देगा, मालिक जिंदा हो कि मर गए हो, दारू काहे नहीं पिला रहे हो बे? हैं? तो ये वो मालिक मालिक की आवाजें हैं जो अंदर इंटरनल क्रेविंग होती है कि मालिक कहाँ हो, जिंदा हो या मर गए हो, दारू काहे नहीं पिला रहे हो? हुँ? तो चलो अभी फिलहाल पढ़ो, दारू की बातें नहीं करनी, गंदी चीज। हम्म, चलो और हेलुसिनेशन की बात करें तो सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन क्या होगा? तो सिनेस्थेटिक हेलुसिनेशन एक सोमैटिक हेलुसिनेशन का टाइप है, जिसमें इंसान को बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की सेंसेशन फील होगी। इंटरनल ऑर्गन को हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं। लाइक पेशेंट वैसा लगता है कि उसकी बॉडी में अंदर वेसल्स में कोई ब्लड पुश कर रहा है, यूं जा रहा है भाई साहब, पानी का फ्लो हो रहा है, वैसे उसको फ्लो फील होगा। या फिर दिमाग में आग लगी है, दिमाग चल रहा है अंदर से, दिमाग में आग लगी है तुम्हारे, वो आग वो सीने में होनी चाहिए, दिमाग नहीं जलाना है तुमको। इसके अलावा हड्डियों में चर कर 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 कटने की आवाजें सुनाई देती है। तो ये बॉडीली सेंसेशन फील हो रही है, इंटरनल बॉडीली सेंसेशन का फील होना, जैसे पुशिंग सेंसेशन ऑफ ब्लड इन द वेसल्स, वेन ऑन द फायर, और कटिंग सेंसेशन इन दी बोन, कटिंग सेंसेशन इन दी बोन। तो यहाँ सिंपल सी बात याद रखना है कि इंसान को ऐसे सेंसेशन फील होते हैं कि दिमाग जल रहा है, हड्डियां कोई काट रहा है, या फिर बॉडी में बहुत तेज यूं कोई ब्लड का प्रेशर पुश कर रहा है कोई, ऐसी सेंसेशन अगर फील आए, इसको हम सिनेस्थेटिक हाइलुसिनेशन कहेंगे। दिमाग जल तो नहीं रहा, शांत है दिमाग, धुआं निकल रहा दिमाग से, बातें ना करो रे। रीले देख रहे हो, रीले चलती क्लास में रील देख रहे हो? अच्छा, जुल्फी देखी नहीं भाई क्या? Hallucination is a type of somatic hallucination in which inner bodily sensation are feel like blood is pushing or rushing in the blood vessels, cutting sensation in the bone, or brain is on fire, brain is on fire, ऐसा फील होना सिनेस्थेटिक hallucination कहलाता है। हो गया लिख के? हो गया? हम्म। नेक्स्ट नॉसिसेप्टिव हेलुसिनेशन। नॉसिसेप्टिव हेलुसिनेशन इज, थैंक यू, नॉसिसेप्टिव हेलुसिनेशन इज फीलिंग ऑफ रैंडम एंड अनएक्सप्लेन्ड, कौन गिरा बे? गिरने की आवाज आई? हाँ, फीलिंग ऑफ रैंडम एंड अनएक्सप्लेन्ड पेन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस और कॉज। पेशेंट को कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, कोई कॉज नहीं है, और बता रहा है भयंकर दर्द हो रहा है अजीब तरह का, भयंकर दर्द हो रहा है अजीब तरह का, मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलेगा। अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन, कोई रीजन नहीं है, अजीब तरह का पेन दर्द हो रहा है, दिल का दर्द, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, अलग अलग तरह का दर्द हो रहा है, कोई रीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी उसको बार बार फील होता है उसकी एड़ी में, पैर में कोई सुइयां चुभा रहा हो, ऐसा दर्द अनएक्सप्लेन्ड विदाउट एनी स्टिमुलाई अगर फील हो रहा हो, उसको हम नॉसिसेप्टिव हेलुसिनेशंस कहते हैं। प्रोप्रायोसेप्ट में क्या है कि फॉल्स सेंसेशन ऑफ बॉडीली एनाटॉमिकल पोजीशन, ये बॉडी के पोजीशन से रिलेटेड वाला है। पेशेंट को उसका लगता है बॉडी के पार्ट्स हवा में उड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हाथ यहाँ कंधे से निकल के वहां खड़ा है, हाथ यहाँ कंधे से निकल के वो उड़ रहा वहां जा रहा है, एनाटॉमिकल पोजीशन बिगड़ गई है, हाथ कंधे से निकल के यहाँ घुटने पे चिपका हुआ है, अलग अलग, गर्दन मुंडी यहाँ नहीं है, इधर लटक गई पीछे। तो ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन रिलेटेड अगर थॉट्स आएंगे, परसेप्शन होगा उसको, तब उसको हम प्रायोसेप्टिव हेलुसिनेशंस कहेंगे। नॉसिसेप्टिव में पेन है, प्रोप्रायोसेप्टिव में बॉडी पार्ट्स का अदर बॉडी पार्ट्स के साथ रिलेशनशिप को लेके रॉन्ग परसेप्शन है। अब तुम्हारा टेस्ट होगा जो आज तुमने पढ़ा, एक एक को पूछूंगा, जो नहीं बताएगा वो घर नहीं जाएगा, जो नहीं बताएगा वो घर नहीं जाएगा भाई। अभी के अभी पूछेंगे।